वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक क्वांटिटीज। हाँ बेटा फटाफट बेटा। और ये है उसकी एसआई यूनिट। अब ज़रा और चीज़ें ध्यान से देखो। अब आज हम थोड़ा अगला स्टेप चलेंगे। आप देखते हो ना, सब कुछ डिपेंड इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज़ पे है। ठीक है, आगे इन्हीं से बनना है बेटा। देखो कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी बताइए बेटा, फिर से बताओ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अच्छा इनकी एसआई यूनिट क्या है बेटा? लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, है ना? मीटर, METRE। और ER हो जाए तो दो तरीके का मीटर होता है, एक METER होता है, एक होता है METRE होता है। दोनों में क्या अंतर है? ये वाला मीटर जो लेंथ वाला होता है, 1 मीटर, ठीक है ना? जिसको आप डिस्टेंस मेजर करते हो, जिसमें लेंथ मेजर होगी वही इसमें आएगा। और जो होता है जैसे वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, जो मेजरमेंट करता है, जो चीज़ों को नापता है, मेजर करता है, उसके क्या लगाते हैं हम? METER। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, हाँ। तो ये दो तरीके के मीटर होते हैं। तो जैसे वोल्ट मीटर लिखोगे तो VOLT METER, ठीक है, और वैसे लिखोगे METRE। क्लियर है ना? जिसमें लेंथ होगा, जैसे पोटेंशियोमीटर 12th में पढ़ोगे, पोटेंशियोमीटर में लेंथ मेजर होता है, तो RE हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेंथ से वोल्टेज नापते हैं वहाँ पर। हम 12th में पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर। बाय यूजिंग द लेंथ वी विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वहाँ से उसमें वो RE आएगा। ठीक है, मास की जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, किलोग्राम। ठीक है, सब आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। टाइम की बेटा सेकंड। ठीक, और टेम्परेचर की केल्विन। मैंने रीज़न बताया था केल्विन क्यों है ना? साइंटिस्ट के नाम पे तो है केल्विन, लेकिन जो केल्विन टेम्परेचर है ये स्टार्टिंग टेम्परेचर बताता है। भाई नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, 0 1 2 3, है ना? तो केल्विन भी कहाँ से दिखाता है? 0 टेम्परेचर से। 0 केल्विन, 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं होता, 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर नहीं होता। सबको समझ आ गया? 0 केल्विन पर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -273 पॉइंट समथिंग होता है डिग्री सेल्सियस। ये स्केल है, स्केल। डिग्री सेल्सियस कहाँ से स्टार्ट करता है? -273 डिग्री सेल्सियस से। केल्विन कहाँ से स्टार्ट करता है? 0 से। तो नंबर यहाँ से स्टार्ट तो नहीं होता। बस यहाँ पे आकर के जब 0 डिग्री सेल्सियस आता है तो यहाँ कितना केल्विन पहुँच जाता है? 273 केल्विन। जब 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचते ना, ये 1 2 3 करके यहाँ 1 1 करके कम होता रहता है, ये 1 2 3 करके बढ़ने लगता है, ये 1 1 करके कम होने लगता है। सबको समझ आ गया नहीं आ गया? बस इस तरीके से यहाँ पे ऐसे 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 कितने डिवीज़न हो जाएंगे? 273 डिवीज़न हो जाएंगे। लाइन्स कितनी खींचेंगे? 273। ठीक है, यहाँ पे भी 273, है ना? अब यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 274 केल्विन, 274 केल्विन। सबको समझ आ गया है ना? तो ये स्केल है बेटा। लेकिन बच्चे सोचते हैं, अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा कौन है? केल्विन बड़ा कि डिग्री सेल्सियस बड़ा? देखो, मैंने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया पानी का। पानी फ्रीज होता है या पानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से।
यह पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। अब उल्टा बोलो, पानी फ्रीज या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है 273 केल्विन से। क्लियर? हाँ, अब 273 से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो केल्विन कितना बढ़ गया? 1 केल्विन। देखो ना, यहाँ मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया? 274। कितना केल्विन बढ़ा? 1 केल्विन। कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 केल्विन किसके बराबर होता है? 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको स्केल में लिखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन में लिखोगे। नंबरों में आता है बेटा, ये नंबरों में 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं 1 केल्विन की वैल्यू मानूं, 1 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बराबर होता है। बच्चे ही तो नहीं समझते। हाँ, अगर स्केल में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ऐड 273। स्केल में करना है उसको तो, ठीक है बेटा। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना, है ना। तो इनके डिविजन्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, तो इस वजह से केल्विन इसकी ऐसा यूनिट दी गई है, किसकी? टेम्परेचर की, है ना। तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन ध्यान रखना, जब आपको मैं हीट पढ़ाऊंगा या हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पर बार बार टेम्परेचर की बात आएगी। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, तो आप उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? केल्विन में। देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? आप हमेशा इसको केल्विन में करके ही करना सॉल्व, ठीक है। मेरा ये सजेशन है, आप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा यूनिट में ही करना सॉल्व, ठीक है। ऐसा यूनिट में करने का फ़ायदा क्या होता है? ऐसा यूनिट में करने का फ़ायदा ये होता है कि सबके आंसर एक जैसे आते हैं। अब सबके आंसर एक जैसे आ गए तो हमें कॉपी चेक करने में बड़ी आसानी हो जाती है। वरना क्या होगा, मुझे सिस्टम अलग करके देखना पड़ेगा कि भाई इसका सिस्टम में कौन से सिस्टम में आंसर ला के दिया इसने, ठीक है। इस वजह से ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है कि सब लोग कैसे हो जाए बेटा? एक जैसे हो जाए, ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या दी गई? एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट के नेम पे था बेटा। तो साइंटिस्ट अगर नेम रहेगा तो पूरा फुल नाम लिखोगे तो स्मॉल में, अगर पहला वर्ड लिखोगे तो कैपिटल में, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CAD, ठीक। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका मोल ही होगा सिंबल भी। तो ये सिंबल हो गए और ये यूनिट्स, ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे देख लो। इनके मैं हैंड टू हैंड डायमेंशंस बोलता हूँ। डायमेंशंस किन की होती हैं? बेसिक यूनिट्स की होती हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती है। डायमेंशन क्या बताता है? डायमेंशन से क्या फ़ायदा? तो डायमेंशन एक सिंबल देता है, लेंथ का एक सिंबल दे देगा, मास का एक सिंबल दे देगा। अब कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी किस तरीके से, कितनी तरीके से बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वो डायमेंशन आपको बता सकता है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी रुक जाओ। पहले आप याद कर लो, लेंथ की डायमेंशन होती है L, और डायमेंशन क्या दिखाओगे? ऐसे L लिख करके बीच में ब्रैकेट, कैपिटल L लिखोगे बेटा, ओके, ठीक। अब L लिखना आसान है हम लोगों के लिए, एकदम से लिख देंगे। L मतलब लेंथ, मीटर मतलब L। मैं बोला मीटर की डायमेंशन बताओ L, लेंथ की डायमेंशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन बताओ, रेडियस की डायमेंशन बताओ L, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर डायमेंशन बताओ L। उसे नहीं मतलब, चाहे कोई सा सिस्टम फॉलो करो, चाहे कोई सा भी सिस्टम फॉलो करो, ठीक है। अगर लेंथ है तो डायमेंशन L। पक्का समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक। मास की डायमेंशन M, या किलोग्राम की डायमेंशन M। सबको समझ आ गया? सिर्फ एक सिंबल दे दिया हमने। अब M से हमें पहचान पड़ गई, चाहे ग्राम हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे टन हो, चाहे क्विंटल हो, सबकी डायमेंशन क्या है? M, क्योंकि वो वेट दिखाएगा, मास दिखाएगा, ओके। टाइम की डायमेंशन T। क्लियर हो गया? ठीक है। टेम्परेचर डायमेंशन K। अब तो सबके एक जैसे कर दिया है। इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन क्या है? A। उन्हीं के यूनिट्स के नाम कर दिया, CAD और MOLE। आई बात सबको समझ में, है ना? हाँ, सबसे ज़्यादा यूज ये होती है।
कभी कभी इनका भी काम आता है और इसका भी काम आता है। क्लियर? अगला, जिनकी यूनिट्स नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी जिनकी यूनिट्स नहीं होती वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और जिनको हम मेजर भी करते हैं, जैसे एंगल है, एंगल बराबर क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है? लंबाई होती है, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ। क्या हुआ? मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या कैसे कितनी डायमेंशन बनेगी इसकी? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो थीटा एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, याद रहेगा, है ना? मैं फिर से एक क्वांटिटी ले रहा हूं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन देखो बेटा, मैं आपसे पहले बोला है फिजिक्स क्या करती है, जब भी किसी चीज़ को पढ़ना है उसे, तो पहले क्या बनाएगी? उसकी क्वांटिटी। हमेशा पहले बनाएगी उसकी क्वांटिटी। हाँ, जब भी पढ़ना है ना उसे, तो क्वांटिटी बनाएगी। फॉर एग्जांपल, उसे क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, अभी आगे आप आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे ना, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में लेंथ वाइज भी प्रॉपर्टी है, एरिया वाइज भी प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम वाइज भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम हर तरीके से चेक करते हैं मटेरियल को, है ना? हमने क्या करना है, अभी लेंथ वाइज पे देखते हैं हम लोग। पहले हम बात करते हैं कि मान लो मुझे क्या करना है, मुझे लोड उठवाना है वायर से। जैसे मुझे क्रेन की वायर बनानी, क्रेन की वायर, एक क्रेन में जो वायर लगी होती है, क्रेन में देखा है, वो क्रेन की वायर से क्या होता है? लोड उठता है, हैवी लोड उठाते हैं। अब हमें वो क्रेन का कौन सा मटेरियल लगाना पड़ेगा? हमें एक ऐसा मटेरियल लगाना है उसमें, क्रेन की वायर में, उसकी कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो एक रोल में रोल भी हो जाए, मुड़ भी जाए और हज़ारों टन लोड उठा भी ले, टूटे भी ना, है ना? ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, है ना? तो ये सब हमें पढ़नी है उसकी। तो क्या देखना पड़ेगा उसमें, ऐसा क्या बनाया जाए? तो हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसकी पढ़ी, है ना? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमने उसको पढ़ी है हम लोगों ने। तो हमने क्या करा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, और क्या करा, देखो बेटा एक्सपेरिमेंट देखो। अभी क्या है, लेंथ वाइज है मटेरियल हमारा, हमें लेंथ पे तो लोड लटकाना है ना? वायर के लेंथ पे लोड लटकेगा। तो मैंने क्या करा, ये कॉपर की वायर लगा दी, ये स्टील की वायर लगा दी, ये और कोई मटेरियल हो गया एल्यूमिनियम की, ये आयरन हो गया। ठीक है, कॉपर, स्टील, ठीक है, ये हो गया आयरन, एल्यूमिनियम। सबकी एक जैसी लेंथ है, या मान लो सबकी एल लेंथ है, और सब पे लोड लटका के रखा, 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, जितना भी लोड, सब पे एक जैसा लोड लटका दिया। जब लोड लटकाएंगे तो ये वायर खींचेंगी और खींच के लंबी हो जाएंगी। तो कितनी लेंथ हो गई? मान लो ये लेंथ हो गई डेल्टा एल। डेल्टा बताया था मैंने, जिसके आगे डेल्टा लगाओगे तो क्या मतलब हो जाएगा? चेंज। ठीक है, तो मान लो ये लेंथ हो गई डेल्टा एल, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। सबको समझ आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो अब हमने सबका डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया, सबका डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया। मैंने बोला अलग अलग लेंथ की मैंने नोट कर लिया किस किस का डेल्टा एल है। ठीक है, मैंने बोला कॉपर का एल लेंथ था, उसमें कितना लेंथ चेंज हुआ? डेल्टा एल लेंथ चेंज हो गया, एल लेंथ में डेल्टा एल चेंज हुआ। तो 1 लेंथ में कितना हुआ? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक लेंथ में जितना बदलाव होता है, क्योंकि देखो बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते कोई 10 मीटर वायर ले आए, कोई 5 मीटर ले आए, कोई 1 मीटर ले आए। मैं बोलूँगा देखो 10 मीटर वायर थी, ये ज़्यादा खींची, तो कॉमन सी बात है 10 मीटर ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा खींचेगी ही। तो सबकी लेंथ क्या कर दो? 1, मतलब 1 मीटर कर दो, 1 सेंटीमीटर कर दो, वो आपकी मर्जी। सबकी लेंथ क्या कैसे कर दो? एक जैसी। एक जैसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में क्या होगा? ये डिवाइड में हो गया, एल आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि जिसका डेल्टा एल, मान लो इसका डेल्टा एल इतना सा आया, स्टील का डेल्टा एल कितना आया?
ये यहाँ से यहाँ आ गया, बस इतना सा बदला डेल्टा एल। आयरन का डेल्टा एल मान लो इतना आ गया, एल्यूमिनियम का डेल्टा एल मान लो इतना आ गया, ठीक है। सबका डेल्टा एल अलग अलग है क्या बेटा, है ना। तो मैंने क्या करा, अब भाई सब में क्या अलग अलग है, ऐसा क्या अलग अलग है सब में। मैंने बोला कि एक लेंथ में जितना लेंथ चेंज हुआ, एक लेंथ में जितनी लेंथ बदली, उसको हम एक नाम दे देते हैं। जिसकी यूनिट लेंथ में जितने लेंथ बदलती है, एक लेंथ में जितनी लेंथ बदली वेट लटकाने से, उसको हम एक नाम देते हैं। वो नाम देते हैं हम स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन बराबर हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ सबकी मैंने एक जैसी कर दी। अब जिसका चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने क्या देखा, कॉपर का डेल्टा एल बहुत ज़्यादा है। अब मैं बोलूँगा कि ना भाई ना उसमें क्रेन में कॉपर मत लगाना भाई, क्यों लगाना, उसकी स्ट्रेन ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेन ज़्यादा होती है। सब बात भी तो करनी पड़ी, किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। कॉपर को क्यों नहीं लगा सकते हम, कॉपर की वायर क्यों नहीं लगा सकते हम उसमें, क्योंकि उसकी स्ट्रेन ज़्यादा होगी। स्ट्रेन ज़्यादा होने से क्या होगा, लेंथ ज़्यादा खींचेगी, और लेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने से टूट जाएगी वायर, इस वजह से हम कॉपर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है स्ट्रेन का। क्या स्ट्रेन का मतलब समझ में आया। इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और भी क्वांटिटीज बनाई गई है। मुझे मेन मकसद आना था स्ट्रेन के बारे में। अब देखो, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, दोनों मीटर कैंसिल हो गए। क्या यूनिट है इसकी, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं। जब कोई यूनिट नहीं तो क्या डायमेंशन, डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। सबको समझ में आ गया, ठीक है। आपको करना क्या पड़ेगा, जितनी भी क्वांटिटी इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी आएगी सब की सब इन पर डिपेंड होगी। अब जब इन पर डिपेंड होगी तो मतलब मैंने बोला कि सबसे अच्छा मुझे लगता है फोर्स, या चलो मान लो वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ पर डिपेंड है, और वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड है। अब इनकी तो हमने डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है बेटा। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होती है, एल अपॉन टी, क्या बच्चों। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, टी को ऊपर ले आओ, जब इसको नीचे वाले को ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ऐसे में तो बताओ वेलोसिटी डायमेंशन क्या हुई, एल टी माइनस 1। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो जैसे मैंने बोला फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। कैसे होती है हम बात करेंगे अभी। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर, फोर्स डिपेंड करता है लेंथ पर, फोर्स डिपेंड करता है टाइम पर ज़्यादा, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है ना। तो मैंने बोला किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, टाइम पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो भी टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि पावर माइनस में है। माइनस जब ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी उसका उल्टा होगी, तो नेगेटिव क्या दिखाएगा, उल्टा होना, रेसिप्रोकल। तो जब भी नेगेटिव साइन होगा, देखो इसकी पावर नेगेटिव है तो ये बढ़ेगा, तो ये सामने वाली क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दिखाएगा, ये दिखाएगा इसके बारे में। तो वेलोसिटी किन किन पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और टाइम पर। फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पर, लेंथ पर, टाइम पर डिपेंड करता है। वर्क किस पर, मैंने बोला वर्क की डायमेंशन बताओ, तो वर्क की डायमेंशन हुई एम एल टू टी माइनस 2। तो मैं बोलूंगा वर्क किस पर डिपेंड करता है, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है, इस तरीके से डिपेंड करता है कि इसकी पावर 2 है, उसकी पावर माइनस 2 है। मतलब 2 बार यहाँ पे एल आ गया और 2 बार यहाँ पे टाइम आ गया। समझ आ गया, नहीं आ गया। तो डायमेंशन आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी। हाँ हाँ, पता लग सकता है। मास पे कम डिपेंड करता है, लेंथ पर ज़्यादा डिपेंड करता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल में आता है लेकिन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इन्फॉर्मेशन मिलती है डायमेंशन से, ये इन्फॉर्मेशन डायमेंशन की, समझ में आया। लेकिन डायमेंशन किसकी होती है, बेसिक क्वांटिटीज़ की, समझ में आया। अब मैं एक काम करता हूँ, झट से एक भारी सा क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन करता हूँ, छोटा मतलब बड़ा सा है
ठीक ठाक है और आपकी नॉलेज में भी है, आपकी नॉलेज का 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। वो करते हैं हम लोग, उसकी डायमेंशन निकालते हैं हम लोग और उसकी हेल्प से बाकी आप कर लोगे ईजिली, ठीक है। देखो बेटा, हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें खींचनी पड़ेगी, सिलेबस अब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड अप आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब धीमे धीमे हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा बेटा, सिलेबस ज़्यादा होता है 11th का। अब जैसे देखो, मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ, कैसे देखो, कैसे इनसे डिपेंड करती है, देख लो। मैं इसको रफ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा था 10th में रेजिस्टेंस, बहुत पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के कई सारे रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन यदि बोलो, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, है ना। और कहाँ पर रेजिस्टेंस, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, में कहाँ बन सकता है, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी अपॉन टी, क्यू अपॉन टी क्या होता है, आई, तो पी बराबर क्या हो गया, वी आई। यहाँ पे तो आर है नहीं, कोई बात नहीं, वी बराबर क्या होता है, आई आर, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। वी बराबर होता है आई आर, तो आई आर रखो, आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, तो पी बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर। एक रिलेशन ये मिल गया, दिखा दिया मैंने कैसे लाया, ठीक। एक होता है पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर, आई को रख दो, आई बराबर वी अपन आर, तो वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, आपको निकालना है रेजिस्टेंस का डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन निकालनी होती है उसकी चारों तरफ ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी तो बेटा कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पसंद करोगे बताओ। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए ये वाला, बड़ी इजीली। क्यों? क्योंकि करंट डायमेंशन पता है आपको, ए है ना। पावर की डायमेंशन पता है, पावर के डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। देखो फिर से, देखो P बराबर आई स्क्वायर आर, फॉर्मूले याद होना चाहिए बेटा, तभी डायमेंशन निकाल सकते हो। रिलेशन ऐसे एकदम से याद नहीं होंगे, धीमे धीमे करके याद होंगे। P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल लो, इससे भी निकाल लो, कोई से निकाल लो, मर्जी आपकी। आसान तरीका देखना हम लोगों को कि जिससे एकदम से आ जाए। P बराबर होता है आई स्क्वायर आर और P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट टाइम ना, आई स्क्वायर। तुम्हें किसकी डायमेंशन निकालनी है, आर की, तो आर को अलग कर लो ना। आर बराबर हो गया W अपॉन टी इंटू, ऊपर में आएगा नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको वर्क की डायमेंशन नहीं पता, चलो छोड़ो, वर्क की डायमेंशन नहीं पता, क्या करना पड़ेगा, देखो डायमेंशन निकालने के लिए रिलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब वर्क का देखो, वर्क का डायमेंशन क्या हो, क्योंकि हर बार आपको देख लो ना, मैं हर बार भाई टाइम है इसमें, टाइम है लिस्ट में, है ये रहा, आई है इस लिस्ट में, ये तो रहा, आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आई लिस्ट में है, तो दो का तो हो गया जुगाड़, लेकिन डब्लू नहीं है इस लिस्ट में, डब्लू नहीं है लिस्ट में, तो लिस्ट के टर्म में कन्वर्ट करो भाई। डब्लू क्या है, कैसी क्वांटिटी है डब्लू, डब्लू इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, डब्लू इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ड्राइव किससे होता है, इनसे होता है, ड्राइव किनसे होता है, इनसे होता है। इसका मतलब डब्लू का इनसे कोई ना कोई रिलेशन है। याद है हम लोगों को, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो वर्क होगा। आ गया रिलेशन, आ गई लेंथ, काम बढ़िया बन गया। लेकिन अब आ गया फोर्स की बात, अब फोर्स करेगा परेशान, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले फोर्स को भी चेंज कर लो। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास भी आ गया, चलो ठीक है, हल्का हो गया काम, लेकिन एक्सेलरेशन आ गया, कोई बात नहीं। अब एक्सेलरेशन को खोलो और खोलो, खोलते जाओ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्या सीधा लिखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज तो लगाना बहुत जरूरी बेटा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी, देखो डायमेंशन को चेंज से कोई मतलब नहीं, डायमेंशन को सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। अब मैंने एक्सेलरेशन को भी खोल दिया, अब टाइम मिल जाएगा इसमें, मिल गया, मास मिल गया, मिल गया, डी मिल गया, डी मतलब लेंथ मिल गया, लेकिन वी नहीं मिला हमें इसमें, तो वी को भी चेंज करो। वी बराबर क्या होगा बेटा,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टी इंटू डी। समझ में आ गया? v को भी चेंज कर दिया। अब आ गया मास भी है इस लिस्ट में, d भी है इस लिस्ट में, मतलब लेंथ, टाइम भी है इस लिस्ट में और d भी है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अब इसको लिख लो मास d अपॉन टी स्क्वायर और d इंटू डी, डी स्क्वायर। ये d से d मल्टीप्लाई हो गया और t नीचे चला गया, टी स्क्वायर हो गया। अब बताओ वर्क की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, यही तो हुई यूनिट है ना। मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हुई? हाँ मीटर। टाइम की, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? जूल। इसी को तो बोलते हैं हम जूल। ठीक है बेटा, है ना। किलो भाई वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस वजह से हमने वर्क की ऐसा यूनिट बना दी जूल। ठीक है, अच्छा अब पता लग गया हम लोगों को। अब बताओ वर्क की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ वर्क, केजी की डायमेंशन क्या है? एम। मीटर स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? मीटर मीटर, एल, तो L2 लिख दो, L2। और सेकेंड स्क्वायर अपॉन में है तो T-2। क्या वर्क की डायमेंशन निकालनी आगे सबको? क्यों बेटा तुम्हें लास्ट में समझ आया नहीं आया? कैसे निकाला मैंने? पता लग गया? रिलेशन याद होना चाहिए तभी हो पाएगा बेटा, है ना। देखो रिलेशन से याद होगा। तो ML2 T-2 किसकी डायमेंशन आई? वर्क की। अब ये डायमेंशन यहाँ रख दो, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ वर्क ML2 T-2 अपॉन, ऐसे में व्हाट इज डायमेंशन ऑफ T? T। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ I? A। तो क्या लिख दो? A2। अब इनको ऊपर ले आओ, जब इनको ऊपर ले आओगे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ML2 T-2 है ना, और ये ऊपर आ गया तो T-1। चलो इसको यहाँ ही लिखता हूँ मैं, इसको कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये ML2 T-2। अब T को ऊपर ले आओ, T-1। A को ऊपर ले आओ, A-2। ठीक। अब देखो इसका साथी कौन है? ये रहा, दो हो गए, एक कर लो इनको। ML2 T-2 मल्टीप्लाई पावर ऐड आती है तो -2 माइनस कितना हो गया? -3। और ये क्या हो गया? A-2। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? T-3 A-2। क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें? वर्क की डायमेंशन याद है, झट से कर लो। देखो 2-4 डायमेंशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। फोर्स की डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी। फोर्स की डायमेंशन क्या है? यहाँ से देखो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स की डायमेंशन तुम्हें पहले याद कर लो, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होती है? m। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? L-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हुई? ML-2। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या हुआ? L, और सेकंड स्क्वायर T-2। क्या डायमेंशन समझ में आई? पता लग गया बेटा? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ना। तो बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन है। अब ये फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ एक डायमेंशन निकालने के लिए, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कौन निकाल के बताएगा? निकाल सकते हो? कहीं सुना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? कहाँ सुना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल में। ग्रेविटेशनल लॉ में क्या था? दो मासेस के बीच में, एक मास m1 है, एक मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो सुना है, क्यों? इससे निकालो। कैसे निकालोगे G की डायमेंशन? यहाँ कर देता हूँ मैं। तो जिसकी डायमेंशन निकालनी होती है उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो नीचे लिखता हूँ बेटा, कैमरे मारा ये, ठीक है।
जी, जी हो गया। अब जी बराबर क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम एल इंटू एम टू। कर सकते हो इतना? ठीक है। बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या है? शाबाश, एम एल टी माइनस टू। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर ही तो होता है ना? तो ये हो गया एल, एल टू। ठीक है। मास की एम, दूसरा ही मास है एम टू। उसे नहीं मतलब मास एम वन मास एम टू से नहीं मतलब, उसे तो यूनिट से मतलब है। अब सॉल्व कर लो, कितना होगा ये? 2 ऊपर में आएगा, तो 2 ऊपर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा m माइनस टू, और -2 में +1 हटा दो, कितना हो जाएगा? +1 हटा दो, -1 तो बचा। जरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस 1, अच्छा ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये तो +1 है, ये +2 है, कितना हो गया? L3 T माइनस 2। ठीक है ना? अब m2 को ऊपर ले आओ, तो क्या हो गया? m माइनस 2। अब -2 -1, सॉरी ये तो +1 है ना, ये +1 है ये बेटा। ठीक है, इसको +1 को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक, क्योंकि फोर्स डायमेंशन क्या है? MLT माइनस 2। अब +1 -2 क्या आया? -1। एक्सपोनेंट्स तो पढ़े हुए आप लोगों ने 8th क्लास में, है ना? m माइनस 1 L3 T माइनस 2। किसकी डायमेंशन आई बेटा ये? क्या इतना सबको समझ में आ गया? पता लग गया बेटा? ठीक है ना? तो इस तरीके से डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो एक डायमेंशन निकाल के बताओ फटाफट, प्रेशर की डायमेंशन निकाल के बताओ। प्रेशर फटाफट बताओ बेटा, प्रेशर की डायमेंशन देखो ध्यान से। प्रेशर क्या होता है? रफ कर दो इसे। हाँ, इसे लिखना है, लिखोगे? हाँ शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये इसे थोड़ा प्लस पॉइंट है। प्रेशर क्या होता है? यूनिट एरिया पे ना, फोर्स कितना लगता है यूनिट एरिया पर। जैसे फिर फॉर एग्जांपल प्रेशर को मतलब समझाता हूँ मैं। प्रेशर का मतलब होता है कि एक एरिया पर कितना फोर्स लगता है। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक सूटकेस लिया, ठीक है? सूटकेस लिया, नाइफ ले लिया, नाइफ, ठीक है? ब्लंट नाइफ है, आगे से मुड़ा हुआ है, उसका शार्पनेस खराब है। उससे सब्जी काटता हूँ तो क्या कटती है? अच्छे से नहीं कट पाती, क्योंकि उसका आगे एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा होने से मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। चलो फिर से एग्जांपल, एक सूटकेस लिया मैंने, ठीक है? सूटकेस में मैंने हैंडल लगा रखा है, हैंडल गद्दे वाला होता है, बिल्कुल मोटा सा, ठीक है? अब सूटकेस है हमारा 20 किलोग्राम का, आराम से उठाया लेके चल दिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हैंडल टूट गया तो आपने दिमाग लगाया और यहाँ पे लगा दी वायर। वही 20 किलोग्राम वजन, वही सूटकेस, जब वायर से उठाया तो आपके हाथ कटने लगे। कहा भैया हमारा बस की नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना बस? फिर एक एग्जांपल, जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर क्या होता है? जब पैर रखोगे धंस जाएगा अंदर, बहुत गहरे बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा, है ना, ऊंचाई लेवल तक। तो वहाँ पर क्या होता है? अब पैरों से चलोगे तो पैरों का एरिया कम है आपका, रखोगे धंस जाएगा पैर। तो क्या करना है आपको? अपने पैरों का एरिया बड़ा करना है। अब इंडियन तो जुगाड़ू होते हैं, क्या करते हैं? कहीं से, जैसे ये कुर्सी चेयर है, चेयर का पिछला पार्ट काट लिया, ठीक है? जो पुरानी चेयर है उसका पिछला पार्ट चौड़ा होता है, उसको काट करके ऐसा चौकोर होता है, या चौकोर डंडी बनाई उन्होंने, उसके बीच में उन्होंने क्या लगा दी? थ्रेड्स बांध दी बहुत सारी, ठीक है? अब उसको अपने जूते से बांध लिया, या एक प्लेट ले आए, शीट ले आए, शीट को अपने पैर से बांध दिया। अब कैसे होगा? चौड़े पैर हो गए, ठीक है? अब क्या करेंगे? इसको आराम से बर्फ़ पे रखेंगे पैर,
जैसे बर्फ़ पे पैर रखेंगे तो वो पैर धंसेंगे नहीं। ऊँट का पैर देखा कितना बड़ा होता है, तो उसका पैर धंसता नहीं है रेत में, जबकि हमारे पैर धंस जाएंगे, इसलिए हमें भागने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, तो अब मैंने बोला कि यहाँ पे देखा हमने कि एरिया चेंज करने से लगने वाला फोर्स बदल जाता है। मैंने क्या करा, नाइफ को शार्प कर दिया, अब आराम से बहुत कम फोर्स पर मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जी काट ले रहा हूँ। अगर ब्लंट नाइफ हो गया तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो फोर्स और एरिया से बनी हमारी एक क्वांटिटी, वो बनती है प्रेशर। कैसे बनती है हम बाद में बात करेंगे कि ए एरिया पे एफ फोर्स लगाते हैं तो 1 एरिया पे कितना लगाते हैं, एफ बाई ए, इसे हम बोलते हैं प्रेशर। एक्चुअली यूनिट एरिया के लिए प्रेशर ही फोर्स है। चलो कोई बात नहीं, अब फोर्स ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको प्रेशर कम करना है तो एरिया को बढ़ा दो, जैसे आपने वहाँ पे पैरों के नीचे लगा दिया बड़ा सा, है ना। भाई कहते हैं ना, कहीं दलदल है तो लेट के खिसको, लेटने से क्या होगा, एरिया बड़ा हो जाएगा। एरिया बड़ा हो जाएगा तो फोर्स पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आगे, ठीक है ना। ये वही बात हो गई कि एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट एक आदमी को खिला दो, चॉकलेट जगह कुछ और ले लेते हैं हम लोग, जो चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, है ना। कोई चीज़ है जो कि पेट खराब कर देगी, अब वो एक आदमी खा ले तो उस आदमी को तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब वही 10 आदमी आ जाए और थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट दूँ मैं, तो सब हजम कर जाएंगे। बिल्कुल वही होता है, एक जो फोर्स होता है, अगर पूरे एरिया पे फोर्स थोड़ा थोड़ा बांट दो, वो फोर्स है ना। हर एरिया, लेट जाओगे तो क्या होगा, सिर पे भी फोर्स आ जाएगा, है ना। लेट के चलोगे, लेट के खिसकोगे तो पेट पे भी फोर्स आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा। अब पैरों पे फोर्स नहीं रहेगा तो फोर्स क्या होगा, पूरी बॉडी पे बिखर गया। चलो प्रेशर हम प्रेशर के टाइम पे पढ़ेंगे। अब प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो फोर्स का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और एरिया का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, MLT माइनस 2। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यूनिट से याद रखो, मीटर से। L2 पर आ गया, MLT माइनस 2, L2 पर आ गया तो L माइनस 2 हो गया बेटा, हाँ। MLT माइनस 2 और यहाँ आ गया -1, ये +1 था, -2 तो क्या हो गया -1। तो ML माइनस 1 T माइनस 2 ये होता है ना। बाकी डायमेंशन आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है सब समझ में आ गया सब बच्चों को। ठीक, अब डायमेंशन की हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्या काम होता है, क्या यूज़ होता है डायमेंशन का, वो हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो डायमेंशन को। किस में, क्वांटिटीज़ के लिए, रिलेशंस बनाने के लिए, कोई रिलेशन सही है कि गलत है वो चेक करने के लिए आप डायमेंशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप डायमेंशन का यूज़ कर सकते हो। तो वी विल स्टडी इट टुमारो, क्लियर। अब आपको करना क्या है, डायमेंशन बस इन क्वांटिटी की याद करनी है। ठीक है, सिर्फ इन क्वांटिटी की डायमेंशन याद करनी, क्योंकि डायमेंशन बेसिक क्वांटिटी की होती है। ठीक है, और इन क्वांटिटी का बाकी क्वांटिटी से रिलेशन होता है, तो डायमेंशन बस आपको वो रिलेशन याद रखना है। ठीक है, इन क्वांटिटी का जो बाकी क्वांटिटी से रिलेशन है वो रिलेशन आपको याद करना है। अब वो रिलेशन अगर आपको याद आ जाए तो बस फिर डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे हम लोगों ने निकाला। अब कुछ समझ नहीं बात ये, ठीक है। लास्ट डायमेंशन पूछना आप लोगों से, नोट कर दिया, कर लिया। चलो लास्ट डायमेंशन बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हो कि रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, ठीक है ना। जो रेडिएशन होता है उसके पास एनर्जी होती है, ठीक। वो जब रेडिएशन आता है, आइंस्टाइन ने बताया था, ठीक है, आइंस्टाइन के रिलेशन से प्रूफ हुआ था ये। जब रेडिएशन आता है फोटोन्स के फॉर्म में आता है, वो फोटोन्स जब किसी सरफेस पे गिरते हैं तो वो वहाँ पे एनर्जी एमिट करते हैं। वो एनर्जी कितनी होती है, आइंस्टाइन से पता लगा, आइंस्टाइन ने बताया E बराबर h/न्यू, E बराबर h/न्यू। ये h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आपसे बोला है रिलेशन याद होना चाहिए बेटा, तभी आप कर सकते हो।
E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब 1/t। फ्रीक्वेंसी वाला होता है 1/t, ऐसे याद रखो। अब टाइम की डायमेंशन क्या है? t, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हुई? t-1। रिलेशन याद होंगे तो सब हो जाएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? t-1। अब आज एक साथ आ गया इतना सारा, इसलिए हमें ज़्यादा लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायमेंशन t-1। एनर्जी की डायमेंशन जो वर्क की होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट जूल। वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल। तो जो जूल की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की होगी। तो बताओ एनर्जी की डायमेंशन क्या हुई? जो वर्क की हुई, हाँ, mL/t-2। एनर्जी की पता है, फ्रीक्वेंसी की पता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हुई? प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर E/ν। E की डायमेंशन क्या है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है? t-1। t-1 को ऊपर ले आओ, t+1, ठीक है। अब -2 + 1 -1। एक बात बताऊँ आपको एग्जाम में जो डायमेंशन निकालने के लिए बोलेंगे ना, ऐसे ही बोलेंगे, ये सबसे अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये डायमेंशन है बेटा, आपके बुक्स में है, स्टार्टिंग के चैप्टर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, सबकी डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबकी डायमेंशन याद नहीं करनी है आपको, सबकी रिलेशन याद कर लो या यूनिट्स याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन याद कर लो, आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे क्वांटिटीज़ और आपकी जर्नल बुक में मिल जाएगा, ठीक है बेटा, उनको कर लो आप लोग, हो जाएगा।